नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। किसानों में नई तकनीक अपनाने का संकल्प। अजय चंद्राकर का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा आदिवासियों की उपेक्षा कर रही कांग्रेस, टी.एस. सिंहदेव को एक दिन का सीएम बना दे। रायपुर जंगल सफारी की शान, बाघिन बिजली का निधन, जामनगर में इलाज के दौरान टूटी सांसें, पूरे छत्तीसगढ़ में छाया गहरा शोक। रेलवे पुनर्विकास बना यात्रियों की मुसीबत, नो पार्किंग में टिकट काउंटर से बड़ी परेशानी, सिविल डिफेंस की मनमानी वसूली से लोग बेहाल। अब खबरें विस्तार से। देश के करोड़ों किसानों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक सौगात दी है। दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था से पीएम मोदी ने करीब 42,000 करोड़ रुपए की कृषि योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें 24,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और 11,440 करोड़ रुपए की दलहन आत्मनिर्भरता मिशन प्रमुख है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना, उत्पादकता में सुधार और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर दोनों योजनाओं की शुरुआत की। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और टिकाऊ खेती प्रणाली अपनाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही फसल भंडारण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और कृषि लोन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। योजना के तहत पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से सालाना 6,000 रुपए देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों से जुड़ी 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। इसके अलावा 815 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इनमें बेंगलुरु और जम्मू कश्मीर में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र, अमरेली और बनास में उत्कृष्टता केंद्र, असम में IVF लैब, महसाणा और इंदौर में दूध पाउडर संयंत्र और तेजपुर में मत्स्य चारा संयंत्र शामिल है। आज 11 अक्टूबर का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज नया इतिहास रचने वाले मां भारती के 2 महान रत्नों की जन्म जयंती है। भारत रत्न रिपोर्टिंग कर देना है। श्री जयप्रकाश नारायण जी और भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख, ये दोनों ही महान सपूत ग्रामीण भारत की आवाज थे। लोकतंत्र की क्रांति के अगुवा थे। आत्मनिर्भरता के लिए, किसानों के कल्याण के लिए 2 महत्वपूर्ण नई योजनाओं की शुरुआत हो गई है। पहली, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये 2 योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी। इन योजनाओं पर भारत सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। मैं सभी किसान साथियों को पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कार्यक्रम में केंद्र राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की तरक्की को लेकर अभूतपूर्व पहल हो रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर किसान तरक्की करे, आत्मनिर्भर बने और देश की समृद्धि में योगदान दे। प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन इसी दिशा में उठाए गए ऐतिहासिक कदम हैं।
प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना 42,000 करोड़, उसके साथ साथ एक और परियोजना है दलहन में आत्मनिर्भरता, या पूरे देश के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर किसान तरक्की करे, किसान आगे बढ़े, तभी हमारा देश समृद्ध होगा, और उसी दिशा में एक उठाया गया बेहद महत्वपूर्ण कदम है। इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय के डीन ने कहा कि आज का दिन किसानों के लिए बेहद हर्ष का विषय है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजनाएं उन अति पिछड़े जिलों में लागू होंगी जहां उत्पादकता औसत से कम है। उन्होंने बताया कि दलहन उत्पादकता मिशन के तहत लगभग 36 योजनाओं को 11 विभागों से जोड़कर एक समग्र योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक तकनीकों, बेहतर बीज और संसाधनों के माध्यम से सशक्त बनाना है। आज आप देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री जन धन योजना की आज उन्होंने एक किस्त और यहाँ पर दी है, और इससे किसानों को एक बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति उनकी सुधरेगी, और आने वाले समय में ये अपनी इनकम को भी बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। और इस उपलक्ष्य में हमने क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में आम की अभी तक आपने एक किस्मों में एक ही पौधे का हमने किया था, लेकिन अब इसमें हमने एक पौधे में हमने 3 किस्मों को भी अब शुरू कर दिया है, ताकि जो हमारे आम के जो प्रेमी हैं, किसान जो हैं लगाते हैं, उनको एक ही पौधे में 3-4 किस्मों को हम पौधे उपलब्ध करा पाएंगे। कृषि महाविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह पहल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जन धन योजना की तरह यह योजना भी किसानों की इनकम बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि अनुसंधान केंद्रों में अब नई तकनीक से एक ही पौधे में 3-4 किस्मों के आम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे किसानों को अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ मिलेगा। आज किसान भाइयों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि कई सारी योजनाओं की घोषणा हुई है, कई सारी योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है आज कृषि धन धान्य योजना, साथ ही साथ दलहन आत्मनिर्भरता योजना, इसके साथ पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी हुई कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। तो जो धन धान्य योजना है वो पूरे देश के 100 जो अति पिछड़े ज़िले हैं, जहाँ पे उत्पादकता औसत से कम है, उन ज़िलों के लिए लागू होगी। और लेकिन हमारा क्षेत्र जो है दलहन उत्पादकता निर्भरता पे मिशन के अंतर्गत आएगा, और इसमें कई सारी योजनाएं चलाई जाएंगी। करीब जो 36 योजनाएं हैं 11 विभागों की, उनको सम्मिलित करके एक योजना बना के, समग्र योजना बनाकर कृषकों के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। और कृषि विज्ञान केंद्र जो है इस योजना को हमारे क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुँचे, इसमें पूरा प्रयास करेगा। साथ ही साथ आज सभी ने अखबारों में पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री साय जी ने जो है इस वर्ष भी जो है धान खरीदी की घोषणा की है, जिसका लाभ हमारे अंचल के कृषकों को मिलेगा। वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने आगे कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से किसानों को खेती के विविध विकल्प मिलेंगे। इससे न केवल दलहन उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। कृषि विज्ञान केंद्रों की टीम किसानों को नई तकनीक और योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें सीधा लाभ पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री जी ने जो बात की है धन धान्य योजना की, जो बात हुई 42,000 करोड़ की योजना का आज प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया है, और इस योजना का पूरे किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि अभी धन धान्य की बात हो रही, लेकिन दलहन में अभी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी किसान भाइयों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और धन धान्य तो आज हमारे यहाँ विपुल उत्पादन हो रहा है, लेकिन दलहन का आयात हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि आज आवश्यकता प्रोटीन की है। सभी हर जो किसान भाइयों के सभी आने वाले जो पीढ़ी है, उनको सभी को प्रोटीन की आवश्यकता है। तो जो दलहन का हम लोग आयात कर रहे हैं, तो दलहन में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की घोषणा बहुत ही महती घोषणा है, और जिससे पूरे किसान भी लाभान्वित होंगे, साथ साथ हमारा पूरा देश भी लाभान्वित होगा, और आयात पर हमारी आत्मनिर्भरता खत्म होगी, और जल्दी हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज शुरू की गई ये योजनाएं भारतीय कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने वाली साबित होंगी। किसानों की आमदनी बढ़ाने, उत्पादकता सुधारने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में ये योजनाएं मील का पत्थर बनेंगी। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।
आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने आज कुरुद में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस अवसर पर संगठन महामंत्री अखिलेश सोनी, क्रीड़ा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी और प्रदेश पदाधिकारी हर्षिता पांडे उपस्थित थे। आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित भाजपा की प्रेस वार्ता में कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने आत्मनिर्भर को लेकर किए जा रहे काम पर विस्तृत से जानकारी दी। इस दौरान अजय चंद्राकर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों, लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। भारत की आवाज को दबाने की कोशिशें हुई, लेकिन सरकार ने देश हित से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि चीन ने जैसे स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त किया, उसी दिशा में अब भारत भी आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी में तेजी आएगी और स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। वोकल फॉर लोकल का नारा केवल एक विचार नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का मार्ग है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के उपयोग से भारत ने बड़ी सफलता हासिल की है। शिक्षा नीति को उसमें कहा, अर्थनीति को उसमें कहा, लोकल फॉर वोकल को कहा, मेक इन इंडिया को कहा, डिजिटल क्रांति को कहा, स्वास्थ्य क्रांति को कहा, सारी चीज़ों को कहा। और ये घटनाएं ऐसी हैं जो दुनिया को भारत ने अब देना शुरू कर दिया है। और भी जो क्षेत्र है, सुरक्षा का जो क्षेत्र है, उसमें आत्मनिर्भरता, समझ रहे हैं ना। सारी चीज़ों में जिसमें भी हम आयात निर्यात के असंतुलन के बाद सिर्फ निर्यात करें, इस दिशा तक हमको पहुंचना है। भारत का ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत की सारी चीज़ें फिर से वैश्विक स्तर पर प्राचीन काल की तरह स्थापित हों, उस गौरव को हम प्राप्त करें। स्टार्टअप के लिए पॉलिसी और कॉर्पस फंड बनाया माननीय मोदी जी ने। अजय चंद्राकर ने कहा कि भारत फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म का लाभ आने वाले समय में जनता को मिलेगा और सरकार जनता की सुविधा के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार को अधिकारी नहीं, बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि चला रही है, जिससे विकास कार्यों में तेजी आई है। अंत में उन्होंने आह्वान किया कि स्वदेशी वस्तुओं को जनांदोलन बनाकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना ही सच्ची आत्मनिर्भरता की दिशा है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने एक बार फिर अपने बयानों से सियासी हलचल मचा दी है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस और उसके नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कई विवादित बयान दिए। चंद्राकर ने कांग्रेस को चाटने और काटने वाली पार्टी बताया, तो वहीं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को परजीवी तक कह डाला। बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब केवल एक परिवार की सेवा में जुटी पार्टी बनकर रह गई है। चंद्राकर के शब्दों में कांग्रेस चाटने और काटने वाली पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता दिल्ली जाकर एक खास परिवार की चरण वंदना करते हैं, जबकि संगठन के निचले स्तर पर एक दूसरे को काटने में लगे रहते हैं। चंद्राकर का कहना था कि कांग्रेस में अब लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है, वहां केवल वफादारी बिकती है और आदेश ऊपर से आते हैं। उन लोगों का जनहित से कोई विषय नहीं। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसी पार्टी का सदस्य जो दरबारी होते, वो विष्णुदेव सरकार के लिए आरोप लगा देंगे। दरबारी जनता के दरबारी नहीं, कांग्रेसी बने चाटना और काटना जानते हैं, समझ रहे हो। दिल्ली में जाके चाटते हैं परिवार को, वही उनके संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, और नीचे आके एक दूसरे काटते हैं। यही कांग्रेस का चरित्र है, इसके सिवा कोई दूसरा चरित्र नहीं है। इसलिए वैसे लोगों के आरोपों में, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष नहीं और कहीं कुछ बन जाए, मैं ज्यादा टिप्पणी करूंगा तो, पर मैं बोला ना, नीचे काटते हैं ऊपर चाटते हैं, यही उनका चरित्र है, कोई विश्वसनीयता उनमें नहीं। अजय चंद्राकर ने मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिंघार के पास न तो राजनीतिक अनुभव है और न ही स्वतंत्र सोच। चंद्राकर ने उन्हें परजीवी कह दिया और आरोप लगाया कि सिंघार पूरी तरह से कमलनाथ के इशारों पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सिंघार अपनी योग्यता के बल पर नहीं, बल्कि पार्टी के आंतरिक समीकरणों और गुटबाजी के कारण नेता प्रतिपक्ष बने हैं। चंद्राकर के मुताबिक ऐसे नेता जनता का नेतृत्व नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास खुद का कोई स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। कुछ अनुभव है, एक बार मंत्री रहे कमलनाथ सिंह जी के, पीछे पीछे घूमने वाले। स्वतंत्र अस्तित्व क्या है उनका? वो खुद रिमोट है कमलनाथ सिंह जी के, पैरासाइट वो खुद हैं। तो दिमाग में वही पैरासाइट का कोई स्वतंत्र दिमाग होता है?
पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में न तो कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है और न ही जनता के मुद्दों पर कोई ध्यान दिया जाता है। चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के नेता अब जनता के दरबारी नहीं बल्कि दिल्ली के दरबारी बन चुके हैं। एक ही परिवार पूरी पार्टी पर राज कर रहा है और बाकी नेता सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हैं। उनका दावा है कि यही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है और यही वजह है कि पार्टी जनता से लगातार कटती जा रही है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री व सीनियर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस में आदिवासियों की उपेक्षा और संगठन सृजन को लेकर बड़ा हमला बोला है। चंद्राकर ने इसके साथ ही टीएस सिंहदेव की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस में आदिवासियों के अपमान पर चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल ने कहा था कि सभी आदिवासी अरविंद नेताम जैसे होने चाहिए। मोहन मरकाम भी प्रदेश अध्यक्ष थे लेकिन 23 दिन के मंत्री ही बन पाए। दीपक बैज को तो कांग्रेस नेता काम ही नहीं करने दे रहे हैं। बैज केवल वक्ता है, जिसके पक्ष में ना बोले वो उससे नाराज हो जाते हैं। उनका पूरा समय लोगों को मनाने में निकल रहा है। कभी चरणदास महंत, कभी बाबा, कभी भूपेश बघेल को मनाने जाते हैं। आगे कांग्रेस के संगठन सृजन पर अजय चंद्राकर ने कहा, पहले कांग्रेस का संगठन नहीं था क्या, जो अब सृजन करने की आवश्यकता पड़ रही है। जांजगीर में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष डकैती की योजना बनाते पकड़े गए। ऐसे चरित्र कांग्रेस के ताश के नगीने हैं तो वह आदमी कहां से लाएंगे। चोर डकैत भरे पड़े हैं, वहां इसमें कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। डकैत चोर कांग्रेस की संपत्ति है। आगे टीएस सिंहदेव की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पर चंद्राकर ने कहा कि अगर सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनने की इतनी हसरत है तो एक दिन के लिए विष्णुदेव साय की कुर्सी पर बैठाकर सम्मानित कर देंगे। हसरत लेकर ऊपर नहीं जाना चाहिए, यही पूरा कर लेना चाहिए। सिंहदेव खुद कहते थे उन्हें धोखा दिया गया, फिटी का समझौता हुआ था। टीएस सिंह अगर अपनी राजशाही का थोड़ा हिस्सा बेच देते तो शायद मुख्यमंत्री बन जाते। आगे उन्होंने कहा, भूपेश बघेल के खास विधायक कहते थे बाबा साहब से जान का खतरा है। यही हालत पूरी कांग्रेस की थी। अब भूपेश बघेल जी ने तो कहा था पिछले 5 साल में कि सभी आदिवासी अरविंद नेताम जैसे होने चाहिए करके, और उनकी पुत्र वधू के लिए बारे में भी टिप्पणी की गई थी। ये बात तो सच है। मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष थे पर 23 दिन के मंत्री बने। वो कितने दिन के? 23 दिन के। क्या उखाड़ लेंगे 23 दिन में? तो और दूसरे को कितने पहले बनाए? दीपक बैज को तो काम ही नहीं करने दे रहे। प्रवक्ता है वो, जिसके पक्ष में ना बोले वही उससे नाराज होता है। वो उसका पूरा समय लोगों को मनाने में निकल रहा है। कभी चरणदास महंत जी को मनाने जाएंगे, कभी बाबा को मनाने जाएंगे, कभी भूपेश बघेल को मनाने जाएंगे। अब वो रविंद्र चौबे जी इस सदी के सबसे बड़े चारण हैं। वो भी उनके खिलाफ भूपेश बघेल जी के इशारे में ही उसको अपमानित किए। तो ये तो सब कांग्रेस का स्थापित तथ्य है। उसमें कोई वीडियो जारी करें तो ना करें तो इतिहास गवाह। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश में चलाए जा रहे वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत शनिवार को तखतपुर में नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सह-प्रभारी विजय जांगड़ विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विजय जांगड़ ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने वोट चोरी करके सत्ता हासिल की है और अब देश की जनता को लगातार धोखे में रखकर शासन चला रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस इस वोट चोरी के खिलाफ लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रही है और जनता अब पूरी तरह जाग चुकी है। जांगड़ ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अब देश जान चुका है कि चौकीदार ही चोर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस जन आंदोलन को घर घर तक पहुंचाएं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर भाजपा की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को घर घर जाके अभियान के रूप में हमने लिया है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हमारा ये कार्यक्रम चलना था। उसके आखिरी जो पड़ाव है वो घर घर जाके मतदाताओं से संपर्क करना है, उनको जागरूक करना है कि ये सरकार वोट चोरी भी कर रही है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो वादे लेके सरकार आई थी, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो खाद हो, चाहे धान खरीदी हो, चाहे बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था हो, चाहे बिगड़ी हुई सड़कें हों, ये मुद्दे भी साथ साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पहले बताया संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करना, उन पे जनता का जो विश्वास उठ रहा है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी
संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रही है, उनका दुरुपयोग कर रही है। तो मुख्य प्रतिपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएं। वोट चोरी ऐसा मुद्दा है जिससे आम जन में चुनाव आयोग के प्रति जो गैर विश्वास बना है, वो विश्वास बरकरार रहे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर। इसलिए हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वर्तमान में है वो वोट चोरी करके बनी हुई सरकार है। लंबे समय से चर्चा में रहे बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार को लेकर अब बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए रक्षा मंत्रालय ने 290 एकड़ जमीन छत्तीसगढ़ शासन को लौटाने की सहमति दे दी है। इस फैसले से न केवल एयरपोर्ट के विकास का रास्ता साफ हुआ है, बल्कि जल्द ही यहां बड़ी लाइट्स और नाइट लैंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। बिलासपुर एयरपोर्ट को लेकर संघर्ष समिति द्वारा वर्षों तक आंदोलन किया गया था। कांग्रेस सरकार के दौरान एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ, लेकिन विस्तार कार्य रुक जाने से यह अब तक सीमित सेवाओं तक ही सिमटा रहा। पिछले साल लोकसभा चुनाव में तोखन साहू के सांसद निर्वाचित होने और केंद्र में राज्य मंत्री बनने के बाद विस्तार की मांग तेज हुई। तोखन साहू ने इस संबंध में दिल्ली जाकर कई नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री और केंद्र राज्य मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी भेंट की, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने जमीन लौटाने का निर्णय लिया। बताया जा रहा है कि शेष बची भूमि पर इंडस्ट्रियल पार्क भी विकसित किया जाएगा। एयरपोर्ट विस्तार से बिलासपुर की सभी बड़ी संस्थाओं और औद्योगिक इकाइयों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। देखिए, एयरपोर्ट के विस्तार के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। जिस दिन से मुझे ये जानकारी मिली है कि एयरपोर्ट के विस्तार के लिए रक्षा मंत्रालय के पास जो ज़मीन है 1100 एकड़, उसमें से जब तक कुछ ज़मीन नहीं आ जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार के पास, तब तक विस्तार नहीं हो सकता। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से मैं मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग जाकर के भी मिले। रक्षा मंत्री जी आश्वस्त किए हैं कि जितनी ज़मीन चाहिएगा, लगभग 290 एकड़, हम उसे वापस लौटाएंगे। अपने अधिकारियों से भी बात की है। अब ये रास्ता खुल रहा है कि वापस हमें ज़मीन मिलेगा तभी एयरपोर्ट का विस्तार होगा। बिलासपुर बहुत महत्वपूर्ण जगह है, हाई कोर्ट है, जहाँ कोल माइंस है, जहाँ अनेक फैक्ट्रियाँ हैं, व्यापारियों के लिए आवागमन की सुविधा के लिए मैं उसके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा ज़मीन। हमने और भी आग्रह किए हैं कि वहाँ इंडस्ट्रियल पार्क जो बचा जो ज़मीन पड़ी है उस पर इंडस्ट्रियल पार्क के लिए भी हमने निवेदन किया है। तो आगे माननीय रक्षा मंत्री जी जरूर इस पर निर्णय लेंगे। बिलासपुर राउंड टेबल 283, बिलासपुर लेडी सर्कल 144 और बिलासपुर 41 मते क्लब 123 द्वारा सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष कार्यक्रम लोकल तड़का 3.0 का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने की दिशा में एक अनूठी पहल है। आयोजकों का उद्देश्य स्थानीय कलाकारों, उद्यमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक साझा मंच पर लाना है, ताकि शहर की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को और सशक्त बनाया जा सके। कार्यक्रम में मनोरंजन के साथ साथ जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। आयोजकों ने बताया कि लोकल तड़का के पिछले दोनों संस्करणों को लोगों का भरपूर सहयोग और स्नेह मिला था, जिससे प्रेरित होकर तीसरा संस्करण और भी भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से एकत्रित राशि का उपयोग समाज सेवी कार्यों में किया जाएगा। सबसे पहले तो इवेंट के बारे में बताना चाहूँगी। ये जो लोकल तड़का इवेंट है वो हम ये तीसरी बार साल में कर रहे हैं, बिकॉज लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आया है, लोगों ने इतना एंजॉय किया इस इवेंट को, तो हम ये बार बार ये इवेंट करते हैं हर साल और इससे हम बहुत अच्छा फंड जनरेट कर पाते हैं और इससे जो स्कूल बिल्ड होता है उससे बहुत बच्चों का भला होता है। इस इवेंट में जो है हम पूरा फुल एंटरटेनमेंट पैकेज है, जहाँ पे तरह तरह के फूड स्टॉल्स होंगे, गेम्स होंगे। गेम्स मतलब हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए गेम्स होंगे, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे 12 साल का हो, सबको ध्यान में रखा गया है। राउंड टेबल ये हम लोकल तड़का 3.0 कर रहे हैं, जो कि 12 अक्टूबर कल कुंदन पैलेस में है। ये एक चैरिटी इवेंट है। जो भी इसमें हम फंड जनरेट करेंगे, ये फंड्स गवर्नमेंट में सिरगिट्टी में एक हमने स्कूल आइडेंटिफाई किया है। वहाँ पे हम गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे हम उसमें 4 क्लासरूम बनाएंगे। तो जो भी फंड हम चैरिटी में ये जो भी आता है, ये इसको हम स्कूल में क्लासरूम बनाने में उसको यूज करते हैं। कांकेर जिले के पंखाजूर ब्लॉक अंतर्गत गोंडाहूर थाना क्षेत्र के ग्राम PV 53 में आज स्कूली बच्चों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। ग्राम की जर्जर और कीचड़ भरी सड़क ने परेशान होकर छात्र छात्राएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। ग्रामीण क्षेत्र में लंबे समय से सड़क निर्माण नहीं होने के
कारण बच्चों को रोजाना स्कूल जाने में भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। बारिश के मौसम में सड़क दलदल में तब्दील हो जाती है, जिससे कई बार बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं और उनके कपड़े व किताबें कीचड़ में सने रहती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत और जनप्रतिनिधियों से कई बार सड़क निर्माण की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आज छात्रों ने स्वयं पहल करते हुए सड़क पर बैठकर अपनी नाराजगी जताई। सूचना मिलते ही गोंडाहुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस और ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद छात्रों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन मिलने तक धरना जारी रखने की बात कही। इस घटना ने क्षेत्र में सड़क निर्माण की दुर्दशा को एक बार फिर उजागर कर दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे भी बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में ईडी EOW की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी ने अफसरों और नेताओं की मिलीभगत से 570 करोड़ रुपए से ज्यादा की उगाही की। चार्जशीट में बताया गया है कि हिसाब किताब के लिए पाल, दुर्ग, विकली टावर और जुगनू ग्रुप बनाए गए थे, जिनमें कोड वर्ड्स के जरिए लेन देन की जानकारी साझा की जाती थी। चार्जशीट में 3 IPS अफसरों पारुल माथुर, प्रशांत अग्रवाल और भोजराम पटेल के नाम भी दर्ज है, जो तिवारी और सौम्या चौरसिया के संपर्क में थे। वसूली रायगढ़ में नवनीत तिवारी और कोरबा में मौनुद्दीन संभालते थे। ईडी की रिपोर्ट पर ACB EOW ने 2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों और अफसरों सहित 36 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा, विष्णुदेव साय की सरकार सुशासन वाली है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कहा था कि कोयले पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और आज ये साबित हो रहा है कि किस प्रकार से भूपेश सरकार और उसके मंत्रिमंडल, उस कांग्रेस के नेता संलिप्त रहे। इसकी बारीकी से छानबीन हो रही है। जो भी इस पर दोषी हैं वो नहीं बचेंगे, उनको जेल जाएंगे, भुगतना पड़ेगा। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।